वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और ये टाइम है मैक्सिमम प्रैक्टिस रिवीजन, और आपको क्या करना है, सिर्फ टेस्ट देना है। जितना ज़्यादा प्रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। तो जितना हो सके ना उतना फोकस करना टेस्ट देने पे और सिर्फ रिवीजन करने पे। अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो नोट्स हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़िए। और अगर आपको कोई भी चीज़ हार्ड लगती है तो उसको ब्रेक कर दीजिए। जैसे कि जो वर्क्स हैं उनको क्या है, अगर आपको एक साथ याद नहीं होते हैं तो आप इनको ब्रेक कर दीजिए। जैसे सुबह आपको सिर्फ 5 वर्क याद करना है, सुबह जगते ही ना 5 नाम याद कर लो यार, आराम से हो जाते हैं। और अगर दिन में अगर तुम 5-5 मिनट का भी ब्रेक करके करते हो ना, अगर तुम 20 टाइम्स भी ब्रेक ले लेते हो 5-5 मिनट का, तो कितने 120 वर्क्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 100 के समथिंग। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है आपको, जो भी चीज़ आपको हार्ड लगे ना उसे ब्रेक कर देना और बस रिवीजन करते रहिए। तो देखो हमारी ये 4 जो प्रोज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये वेट उसके साथ में ये हम पढ़ते हैं अब उसके MCQs। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जोसेफ एडिसन्स ऐसे मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबे वॉज पब्लिश्ड इन विच फेमस पीरियडिकल। ये किस में पब्लिश करते थे अपने एसेस को? द टैटलर, द रैमलर, द स्पेक्टेटर एंड द एग्जामिनर। इसका सही आंसर है यार, द स्पेक्टेटर। अब देखो ये जो ऐसे था ना, किस में पब्लिश होता था? स्पेक्टेटर में। और ये किसके साथ में लिखते थे? इनका दोस्त था एक, उसका नाम क्या था? रिचर्ड स्टील। उनके साथ में मिलके पब्लिश किया करते थे। और बस ठीक है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक इशू नंबर ऑफ द पीरियडिकल्स इन विच दिस ऐसे अपीयर्ड? बताओ उसमें कितने ऐसेज थे? ये जो वर्क के कौन से उसमें पब्लिश होता है? नंबर 10, नंबर 26, नंबर 105, नंबर 221। ये है इसका नंबर 26। इन विच ईयर वॉज मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबे पब्लिश? कब पब्लिश हुआ था बताओ? 1709, 1711, 1714, 1720। तो ऑप्शन है इसका बी, 1711 में। मार्च 30, 1711। ठीक है, ऑगस्टन एज से बिलोंग करते हैं, वो उसमें पब्लिश होता है ये। व्हाट स्यूडोनेम डिड जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील यूज वाइल राइटिंग फॉर हिज पीरियडिकल्स? जो अपनी पत्रिकाओं के लिए जब लिखते थे तो जो एक स्यूडोनेम जो यूज़ करते थे वो क्या नेम था उनका? मिस्टर स्पेक्टेटर। एडिसन स्टेट्स दैट व्हेन ही इज़ इन डैश मूड ही ऑफन वॉक्स इन वेस्टमिंस्टर एबे। बताओ उसका कैसा मूड हो जाता था जब वो कहाँ जाता था? वेस्टमिंस्टर एबे जाता था। कैसा हो जाता? जॉयफुल हो जाता, खुश होता था? नहीं, सीरियस हो जाता था और मेलनकलिक यानी थोड़ा सैड होता था। और क्या है, सीरियस होता था तब कहाँ जाता था वो? वेस्टमिंस्टर एबे में जाता था घूमने के लिए। What does Edison considered satire on mankind when looking at the tombstone? यानी जब वो टॉम स्टोन्स को देखता है ना, वहाँ पे जो लगे होते हैं ग्रेव्स के ऊपर में, तो क्या व्यंग करता है वो? सटायर ऑन मैनकाइंड क्या बोलता है बताओ? द एक्सपेंसिव मार्बल यूज होती है उसमें? नहीं। इंस्क्रिप्शन दैट ओनली रिकॉर्ड बर्थ एंड डेथ। सोचो उसकी जो लोगों की लाइफ की जो अचीवमेंट्स है ना वो किस में सिमट कर रह जाती हैं? सिर्फ एक बर्थ डेट लिखी होती है और एक डेथ की जो डेट लिखी होती है। द बैड पोइट्री रिटन ऑन दैम, उन पर कोई बैड पोइट्री लिखी होती है? नहीं। द पॉलिटिकल टाइटल्स मैंशन, नहीं, पॉलिटिकल टाइटल्स नहीं होते। क्या होते हैं? सिर्फ उसमें बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल वॉकिंग इन एबे वॉट एक्टिविटीज डज एडिसन विटनेस दैट मेक्स हिम रिफ्लेक्ट ऑन द मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन रिमेन्स? अ फ्यूनरल सर्विस देखता है, अ बिल्डिंग ऑफ न्यू मोन्यूमेंट, द डिगिंग ऑफ अ ग्रेव, अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट वॉकिंग बाय। बताओ क्या देखता है उस टाइम पे? द डिगिंग ऑफ ग्रेव। जब एडिसन जो अंदर चल के जा रहा होता है ना, तो वो क्या है? ग्रेव डिगर को, यानी किसको देखता है? जो ग्रेव को जो खोदते हैं ना, उसको, कब्र खोदने वाले को। अब क्या, जब वो देखता है तो वो कब्र खोद रहा होता है तो उसमें से क्या हड्डियाँ निकलती हैं। जो जो पुराने टाइम में जो लोग उसमें ग्रेव किए गए थे, दफनाए गए थे, उनकी क्या है? हड्डियाँ, और जो बोन्स होती हैं वो बाहर निकल के आती हैं। तो क्या है? डिगिंग ऑफ अ ग्रेव। ये इवेंट नोटिस करता है। वॉट डज एडिसन नोटिस अबाउट द बोन्स एंड स्कल्स टर्न अप बाय द ग्रेव डिगर? अभी इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो बताओ क्या क्या नोटिस करता है वो? दे बिलोंग
ओनली टू द किंग्स, कि वो जो हड्डियाँ होती हैं किसकी होती हैं, सिर्फ राजा की होती हैं। दे आर नीटली सेपरेटेड बाय रैंक, वो रैंक से क्या है उनको सेपरेट किया गया है कि अपर रैंक है ये लोअर रैंक है। दे आर ब्लेंडेड टुगेदर विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ एस्टेट्स एंड डिग्निटी। एंड द लास्ट ऑप्शन, दे आर परफेक्टली प्रिजर्व, उनको परफेक्टली प्रिजर्व किया गया नहीं। क्या होता है वो एकदम मिक्स हो जाती हैं, जब ग्रेव्स में से हड्डियाँ निकलती हैं ना तो एकदम ऐसे मिक्स निकलती हैं उसमें से। एडिसन यहाँ पे नोटिस करते हैं कि मतलब हड्डियाँ बाहर निकल रही हैं और उनमें उन्हें पता लगता है कि मतलब उस ये जो हड्डियाँ निकल रही हैं ना उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है कि किसी अमीर की हैं या फिर किसी गरीब की हैं, किसी राजा की हैं या रंग की हैं। जो डेथ होती है ना सबको क्या कर देती है, बराबर कर देती है। एक डेथ क्या है, एक ग्रैंड इक्वलाइजर है, और जो सबकी हड्डियां हैं मिट्टी में मिलकर एक हो जाती हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज एडिसन डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ एपिटैप्स ही रीड। अब जो एपिटैप्स लिखे होते हैं ना उनको कैसे रीड करता है। दे आर ऑल रिटन बाय द सेम पोएट, ये किसी एक ही व्यक्ति ने लिखे हुए होते हैं। सम आर एक्स्ट्रावेजेंटली फूलसम फ्लैटरिंग एंड अदर आर एक्सेसिवली मॉडेस्ट, यानी कुछ तो क्या होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा झूठी तारीफ़ें लिखी होती हैं, यानी फ्लैटरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें लिखी होती हैं। और कुछ खबरों पर क्या होता है एकदम बहुत ही मॉडेस्ट बातें लिखी होती हैं, यानी जितनी की ज़रूरत थी उतनी ही वहाँ पे लिखी होती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ा चढ़ा करके उनकी तारीफ़ नहीं की हुई होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। विच लैंग्वेज डज एडिसन स्पेसिफिकली मैंशन फाइंडिंग सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन रिटन इन। तो बताओ कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ देखता है, लैटिन और फ्रेंच देखता है। वो जो इंस्क्रिप्शन लिखी होती है वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है कौन सी होती है, लैटिन एंड फ्रेंच होती है, नहीं, ग्रीक एंड हिब्रू लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन क्रिटिसाइजेज अ स्पेसिफिक मोन्यूमेंट डेडिकेटेड टू अ सर्टेन प्रोफेशनल ग्रुप because it elaborate decoration does not fit a place of worship. What does this monument belongs to। बताओ किसकी होती है, जो उसको देख के क्या बोलता है कि ये एकदम परफेक्ट नहीं है, यानी ये जो सिचुएशन है इसको डिस्क्राइब नहीं करती है। अ ग्रुप ऑफ पोइट्स, अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन एंड एडमिरल, किसकी होती है, एक एडमिरल होता है, जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं ना उनको बोलते हैं एडमिरल। उनकी जो मोनूमेंट थे ना उनकी आलोचना करता है यहाँ पे जो पोइट सॉरी जो राइटर है उनकी क्या करता है, क्रिटिसाइज़ करता है। और क्या कहता है कि उनकी जो कब्र है उनके ऊपर क्या है, झूठी तारीफ़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखावा और हैवी डेकोरेशन था। जो ये जो पवित्र जगह यानी जो चर्च यार्ड है वो क्या है, एकदम पवित्र जगह है, उसके हिसाब से क्या ये चीज़ यहाँ पे फिट नहीं बैठती है। और वो किस मोनूमेंट को देख के बोलता है ये बात, एक एडमिरल की मोनूमेंट को। वॉट is Edison's primary complaint about the monument of modern or lesser known figures। बताओ क्या आर्ग्यूमेंट है। They are built of cheap stones, मतलब cheap stone से बने होते हैं, नहीं। They represent people who are celebrated only for dying without having achieved anything notable in life। क्या कंप्लेन करता है वो, यहाँ पे एडिसन कहता है कि जो नए ज़माने के कुछ जो लोग हैं ना वो बिना किसी बड़ी अचीवमेंट के बड़ी बड़ी क्या है कब्रें बनवा लेते हैं। जो मॉडर्न लोग हैं और उन्होंने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ तो लिया नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है वो अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवा लेते हैं। वो लोग सिर्फ है ना मतलब इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो मर गए, ठीक है, ना कि इसलिए कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ महान काम किया होता है। दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर सेलिब्रेटेड ओनली फॉर डाइंग, मतलब उनके जो महानता होती है वो किस में होती है, सिर्फ मरने में होती है, बाकी जीवन में उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया होता है। एडिसन मेंशंस दैट सम एपिटैफ्स आर सो फिक्शनलाइज्ड दैट दे लुक लाइक they were written to commemorate option a historical king, a character who never exists except in a hero's story। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे जो राइटर है, मैं बार बार पोइट क्यों बोलती हूँ, शायद मैंने पोइट्री ज़्यादा पढ़ ली है या बढ़ा दी है। हाँ तो देखो मतलब कुछ जो खबरें थी ना उन पे क्या है बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ लिखी हुई थी, तो एडिसन को लगा कि ये ना किसी असली इंसान की नहीं है बल्कि किसकी, एक फिक्शनल हीरो की है। मतलब कहानियों में जो होता है ना हीरो, उनकी ये कोई कहानी है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या है जो भी चीज़ लिखी हुई है ना वो एकदम सच नहीं है। तो किस चीज़ के लिए बोलता है, मेंशन दैट सम एपिटैफ्स आर फिक्शनलाइज थे, कैसे थे उनको फिक्शनलाइज, मतलब ऐसे जो हीरो की कहानियाँ होती हैं ऐसे लिखे हुए थे। दैट दे लुक लाइक दे वर रिटन टू कोमेमोरेट, किसके लिए किए गए हो, मतलब किसको रेफर करता है ये, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि क्या रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक पिक्चर का कोई क्या है हीरो है।
अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एडिसन, हाउ शुड मोन्यूमेंट्स आइडियली डेपिक्ट पीपल? बताओ किस तरीके से डेपिक्ट करती है। विथ ग्रैंड मिथिकल स्टेटस, ओनली शोइंग देयर पॉलिटिकल अचीवमेंट्स एज दे ट्रूली वर, ऑनरिंग देयर रियल कैरेक्टर, एंड विद एज लिटिल टेक्स्ट एज पॉसिबल। बताओ किस तरीके से डेपिक्ट करती है। मोनूमेंट्स, जो एक आइडियल मोनूमेंट्स होता है ना, उस पर क्या होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए एज दे ट्रूली वर, ऑनरिंग द रियल कैरेक्टर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। मतलब जो भी कैरेक्टर है उसके जो गुड्स हैं, वर्च्यूज़ हैं, उसके साथ में उसको लिखना चाहिए, ना कि बढ़ा चढ़ा करके झूठी तारीफें लिखनी चाहिए। वॉट विजुअल कॉन्ट्रास्ट डज एडिसन हाईलाइट बिटवीन डिफरेंट ग्रेव्स इन द एबे? बताओ क्या कॉन्ट्रास्ट वो हाईलाइट करते हैं जो अलग अलग तरह की जो कब्र होती हैं। सम आर इंडोर एंड सम आर आउटडोर, नहीं। सम बिलोंग टू पीपल हु डाइड येस्टरडे एंड नेक्स्ट टू दोज हु डाइड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। देखो जो ग्रेव गार्डनर होता है ना, वो क्या करता है, वो उसको कब्र को खोदता है। तो उसका क्या मतलब है, अब वहाँ पे उसको कब्र को खोदने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है वहाँ पे कोई दूसरी कब्र आनी है। और कुछ टाइम पहले से क्या है, मतलब हज़ारों 100 साल पहले क्या और भी जो लोग दफनाए गए थे, अब उनकी जो बॉडीज़ हैं वो क्या है, बरी हो चुकी हैं एकदम से। अब ग्रेव यार्ड में और भी जगह चाहिए, तो वो उसको खोदता है उसको। तो किस चीज़ को हाईलाइट करता है यहाँ पे, सम पीपल हु डाइड यस्टरडे, मतलब कुछ लोगों की कल ही मौत हुई है, और कुछ लोग क्या है बहुत साल पहले मर चुके थे, वो भी क्या है यहाँ पे दफन थे। मतलब एबी में टाइम का यहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एडिसन देखते हैं कि एक तरफ वो शख्स दफन है जिसका क्या है कल ही डेथ हुई है, और एक तरफ क्या है जो मतलब कई सालों पहले यहाँ पे दफन हो चुके हैं। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो रही हों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट ह्यूमन इमोशन डज एडिसन से इज कम्प्लीटली वाइप्ड अवे व्हेन ही व्यूज द टर्म्स ऑफ द ग्रेट? बताओ कौन सा उनका इमोशन है वो गायब हो जाता है उनके अंदर से। प्राइड, एनवी, फियर, एंगर, क्या खत्म हो जाता है उनके अंदर से, एनवी। एनवी का मतलब है जलन और ईर्ष्या खत्म हो जाती है जब वो किसको देखते हैं, टर्म्स ऑफ ग्रेट। ठीक है, तो उनको लगता है, क्योंकि वो देखते हैं कि मतलब चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लास्ट में क्या उसे मिट्टी में ही मिलना होता है। चाहे कोई कितनी भी जलन, ईर्ष्या, घृणा पैदा कर ले, लेकिन लास्ट में क्या उसको इस मिट्टी में ही मिलना होता है। वॉट हैपन्स टू एडिसन्स फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ व्हेन ही रीड्स द टर्म्स ऑफ द ब्यूटीफुल? बताओ जो उसका जो दुख होता है ना, टर्म्स को पढ़ने के बाद में क्या उसका क्या निकल के आता है, क्या फीलिंग होती है उसकी। इट इंटेंसिफाइज, उसको इंटेंसिफाई कर देती है। इट टर्न्स इनटू एंगर, किस में, गुस्से में बदल जाती है, नहीं। इट इज़ क्वेल्ड, सबड्यूड बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ सून वी शैल ऑल फॉलो दैम। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हमारे जो करीबी लोग होते हैं वो मर जाते हैं, उनके हमें क्या है, मृत्यु पे क्या है, दुख नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए, कि कुछ टाइम बाद में क्या है हमको भी उनके पास ही पहुंच जाना है। When Edison meets the terms of parents themselves, what does he reflect upon? जब अपने मतलब पेरेंट्स के वहाँ जाता है, अपनी कब्र पे जाता है, उसके जो टर्म्स हैं उनको पढ़ता है, तो क्या रिफ्लेक्ट करता है। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन, नहीं। द वैनिटी ऑफ ग्रीविंग फॉर दोज whom we must quickly follow. The genetics of human features, नहीं। The breakdown of family structures, नहीं। The vanity of grieving मतलब वो बोलता है कि जब अपने माँ बाप की वो कब्र को देखता है तो वो सोचता है कि ये ना उनके लिए हमें क्या रोना और जो दुख व्यक्त करना क्या है एकदम व्यर्थ है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या है हमें भी उनके पास ही, उनके जो बच्चे हैं यानी कि हम उनके पास ही चले जाएंगे। What does Edison, next question number 19. What does Edison say happens to the rivalries of great men like politicians or theologians when they are buried side by side? बताओ क्या होता है। Their arguments continue in history, मतलब उनके arguments चलते रहते हैं, नहीं। Their fictions remain divided forever. Their factions remain divided forever. Their satires and competitions are silenced and their micro debate seems petty. Their families continue the battles. जो लोग हैं यानी जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं और राइवलरीज करते रहते हैं, अब उनकी जो बॉडीज़ वहाँ बरीड होती है ना, उनके बारे में जो एडिसन है वो क्या बोलते हैं।
देयर सटायर्स एंड कॉम्पिटिशन्स आर साइलेंस्ड, यानी अब क्या है वो मिट्टी में दब चुके हैं, तो उनके जो कॉम्पिटिशन्स हैं और जो भी इनकी लड़ाई झगड़े आपस के होकर एकदम साइलेंट हो जाते हैं। देयर माइक्रो डिबेट सीम्स पिटी, और उनकी जो डिबेट्स होती है ना, जो डिबेट चलती रहती थी वो क्या हो जाती है, वो भी शांत हो जाती हैं। मतलब ज़िंदगी में बड़े बड़े जो राजनेता हैं, राजनीति का ज्ञान, धर्म, गुरु, ये क्या एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे पर सटायर करते रहते हैं। आज उनकी कब्रें एक दूसरे के पास हैं, मतलब जो लोग आपस में कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, उनकी कब्रें क्या है, एकदम पास में हैं। मतलब मौत ने क्या है उनकी जो सारी जो राइवलरी थी, यानी जो दुश्मनी थी, उसको क्या है एकदम हमेशा के लिए शांत कर दिया है, और उनकी बहस है ना अब एकदम बेकार लगती है। अब सोचो, देखो आदमी है ना ऐसे ही अपनी जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देता है लोगों से लड़ने में, झगड़ने में, लेकिन लास्ट में क्या होना है, तो उन सबको मिट्टी में मिलना है। तो क्यों इतने ग्रजेस रखने हैं? अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, ना तो किसी से ईर्ष्या करो, ना घृणा रखो, और अपनी लाइफ में बस बहस करते जाओ, ठीक है? क्योंकि एक दिन तुम्हें सबको मिट्टी में मिलना है, यानी डेथ सबको आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फेमस फिलोसॉफिकल कंक्लूजन ऑफ द एसे। When I read the several dates of the tombs of some of the died yesterday and some 600 years ago, I consider that we shall all of us be forgotten, हमको भूला जाएगा, या कंटेम्प्रेरीज, जज्ड और किंग्स। क्या है कंटेम्प्रेरीज? कहने का मतलब है ये जो लास्ट में जब ऐसे लास्ट होता है ना, तो वहाँ पे एडिसन है ना, मतलब बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो बोलते हैं कि जब हम मर जाएंगे या एक ही समय पर जजमेंट डे पर उठेंगे, तो हम सब क्या है कंटेम्प्रेरीज, यानी समकालीन, एक ही ज़माने के बन जाएंगे। वहाँ कोई पहले या बाद का नहीं होगा। यानी जो बाइबल है उसका रेफरेंस लिया है। बाइबल में एक जजमेंट डे आता है जब क्या है सबको इक्वल मनी, यानी कि सबको समान बना दिया जाएगा। तो उस दिन की बात करता है कि जब हम क्या है जजमेंट का डे होगा, तो उस दिन हम सब क्या होंगे, समान होंगे, समकालीन होंगे, यानी एक ही टाइम के होंगे, ना तो कोई पुराने टाइम का होगा, ना ही कोई नए टाइम का होगा। तो हम सब क्या होंगे, कंटेम्प्रेरीज। अरे बाबा, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। वॉट इज़ द ओवर आर्किंग थीम ऑफ जोसेफ एडिसन्स मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबी? बताओ उसकी क्या थीम निकल के आती है? द आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऑफ गॉथिक चर्चेस? नहीं। द हिस्टोरिकल लीनेज ऑफ ब्रिटिश किंग्स? नहीं। द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ? ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इसका जो सेंट्रल थीम है ना, ये निकल के आता है कि ज़िंदगी क्या है, एकदम ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी है, और जो मौत है ना वो एक दिन सबको आनी है। और ये जो एक लैटिन फ्रेज़ है मेमेंटो मोरी, ठीक है, इसका मतलब है रिमेंबर डेथ। हमें क्या है, डेथ को हमेशा रिमेंबर यानी याद रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोन ऑफ एडिसन्स ऐसे कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज? बताओ टोन कैसा है इसका? सोलेम, रिफ्लेक्टिव एंड मॉरली इंस्ट्रक्टिव। सोलेम का मतलब है एकदम गंभीर है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव का मतलब है थोड़ा चिंतनशील, विचारशील है। और मॉरली का मतलब है नैतिक, यानी एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो डेथ है वो सबको आनी है, तुम ये जो भी अपने जीवन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या इनको लेके बैठे हो वो, और जो डेथ होती है ना वो रिच को, पुअर को, राजा को, रंग को, सबको क्या है इक्वल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसन यूजेज द फ्रेज द ग्रेट ग्लोब इटसेल्फ। एक फ्रेज का यूज़ करते हैं ग्रेट ग्लोब इटसेल्फ, और रेफरेंसेस टू ग्लोब डिस्ट्रक्शन टू रिमाइंड द रीडर ऑफ विच अल्टीमेट इवेंट। बताओ कौन से डे की बात करते हैं? वो बात करते हैं द लास्ट डे, जजमेंट का दिन आएगा। बाइबल में मेंशन है ये, वेयर ऑल ह्यूमन डिस्टिंक्शंस विल वैनिश। और जो लोगों के बीच में जितने भी मतभेद हैं ना, वो उस दिन क्या हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, और सारे लोग क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। जोसेफ एडिसन इज़ फेमसली नोन एज अ पायोनियर ऑफ विच टाइप ऑफ ऐसे? बताओ कैसे ऐसे लिखते थे वो? द पीरियोडिकल एंड सोशल एसेज। अपने दोस्त के साथ में लिखते थे ये। दोस्त का नाम क्या था? रिचर्ड स्टील, हु वॉज एडिसन्स क्लोज फ्रेंड एंड फ्रिक्वेंट कोलेबरेटर ऑन स्पेक्टेटर। अब ये जो उनका जो पीरियोडिकल ऐसे का जो वो था ना, पीरियोडिकल था, जो पत्रिका थी, मैगजीन स्पेक्टेटर, उसमें इनकी दोस्त का नाम क्या होता है? अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, रिचर्ड स्टील, सैमुअल जॉनसन। बताओ क्या होता है? रिचर्ड स्टील। उसके साथ में मिलके ये लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डज एडिसन अप्रिशिएट वॉकिंग इन चर्च यार्ड और एन एबे मोर देन एनी अदर प्लेस? बताओ वो इस चीज़ पे फोकस क्यों करते हैं कि हमें कहाँ घूमना चाहिए, किस पे, चर्च यार्ड में घूमना चाहिए और किसी दूसरी जगह के? इट प्रोवाइड्स फिजिकल एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है? नहीं। इट क्लियर्स हिज माइंड फ्रॉम पॉलिटिकल स्ट्रेस एंड प्रोवाइडिंग अ प्लीजिंग यूजफुल मेलनकली। ये क्या करती है, उसके जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेस होता है ना उसको रिलीव करती है और क्या करती है, मतलब उसके मन को शांत कर देती है। और ये जो मेलनकली का मतलब है जो उदासी है, ये जो उदासी होती है ना उसको मतलब सैड नहीं करती, उसको क्या एकदम मतलब बेहतर बनाती है, बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एडिसन स्पीक्स ऑफ दोज रजिस्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस व्हाट ऑब्जेक्ट इज ही रेफरिंग? बताओ किस चीज़ के लिए रेफर करता है वो? चर्च, बैप्टिज्म फाइल्स? नहीं। टॉम स्टोन्स रिकॉर्डिंग ओनली नेम्स एंड डेथ? जो टॉम स्टोन्स होते हैं, जो स्टोन लगा होता है ग्रेव्स के ऊपर में, उसमें क्या लिखा होता है? ओनली सिर्फ बर्थ लिखी होती है और डेथ लिखी होती है। वॉट डज एडिसन से अबाउट द मैन ऑफ विट बरीड नियर द फिलोसोफर्स? अब यहाँ इस चीज़ से क्या बोलते हैं वो, यानी जो बुद्धिमान एक व्यक्ति है और क्या है जो फिलोसोफर है, वो दोनों क्या है, पास पास में उनकी क्या है जो कब्र हैं वो खोदी हुई हैं। दे आर स्टिल टेलिंग जोक्स? क्या वो अभी भी जोक्स कर रहे हैं? नहीं। दे लुक डाउन अपॉन द पॉलिटिशियंस? नहीं। डेथ हैज़ ब्रॉट दैम टू द सेम लेवल मेकिंग देयर इंटेलेक्चुअल राइवलरीज इररेलेवेंट? अब जो उनकी आपसी में जो क्या होती हैं, जो राइवलरीज यानी जो दुश्मनी होती है उसको ख़त्म करके क्या है, जो डेथ है उनको एक लेवल पे ले आती है। ठीक है। यानी बुद्धिमान और जो चतुर लोग होते हैं वो क्या है, एक लेवल पे आ चुके हैं। अब देखो दो तरीके के लोग होते हैं तो उनमें हमेशा क्या है, कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन जो डेथ है उन्होंने क्या है, दोनों को एकदम शांत कर दिया और क्या है, इक्वल बना दिया है। विच अंडरलाइंग फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स रिगार्डिंग ह्यूमन सोशल क्लासेस इज हैवीली एम्फेसाइज? बताओ किस चीज़ को एम्फेसाइज किया है इसमें? सोशल डार्विनिज्म को किया है। डेथ हैज़ अ ग्रांड इक्वलाइजर? जो डेथ होती है क्या होती है, वो सबको समान बना देती है, इस पर फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एडिसन रीडिंग द एपिटैफ्स ऑफ बोथ होली मैन एंड दोज हु डाइड इन बैटल्स हेल्प हिम अप्रिशिएट? यानी जब वो एपिटैफ्स को पढ़ता है किसके, होली मैन के, और जो बैटल यानी जो युद्ध में जो लोग मारे गए थे उनके लिए, तो क्या वो अप्रिशिएट करता है? द सुपीरियरिटी ऑफ मिलिट्री मैन ओवर प्रेस्ट? इसको प्रेज करता है वो? नहीं। द वेराइटी ऑफ पाथ्स ऑफ फेम? नहीं। द ब्यूटिफुल डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइव्स बिफोर दे आर अल्टीमेटली यूनाइटेड इन द सेम सॉइल? कहने का मतलब है कि जो होली मैन यानी जो सेंट्स होते हैं, पवित्र जो संत होते हैं, और सोल्जर्स, ठीक है, दोनों की कब्र को देखते हैं तब वो मतलब समझते हैं कि दुनिया में लोगों ने अलग अलग रास्ते चुने थे, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सबको आकर के एक ही मिट्टी में मिलना है। मतलब ये इन्होंने क्या है, संत यानी सन्यासी बनने का रास्ता चुना, इन्होंने अपने देश की सेवा के लिए सोल्जर्स बने, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, दोनों एक ही जगह पे आके यानी मिट्टी में आके मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। और ये अपने प्रोज सेक्शन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अपना नेक्स्ट जो प्रोज है वो है द एनिमी। किसने लिखा है? पर्ल एस बक। ठीक है, इनका पूरा नाम है पर्ल सिडेनस्ट्रिकर बक। ठीक है, इनका जो बर्थ होता है 1892 में यूएसए में होता है और इनकी डेथ कब होती है? 1973 में। इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर में 1938 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इनके फेमस वर्क्स हैं द गुड अर्थ, सन्स, अ हाउस डिवाइडेड, द मदर। अब देखो ये जो स्टोरी है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं। ये कब की इसकी सेटिंग है? सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की है। और कहाँ पे? टेक्स प्लेस इन जापान। शोज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेट्रोटिज्म एंड ह्यूमैनिटी। किस चीज़ के कन्फ्लिक्ट को दिखाती है? एक तो देशभक्ति और ह्यूमैनिटी यानी मानवता के बीच में कन्फ्लिक्ट को दिखाती है। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? डॉक्टर सडाओ होकी, ये इनकी वाइफ है हाना, और ये टॉम है एक यानी एक कैदी है जो भाग करके आगे आए जापान में, अमेरिका का कैदी है। कैदी मतलब इन द सेंस कि ये एक मतलब सोल्जर है, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, मतलब वहाँ से अमेरिका से भाग के जापान में आ गया है। जनरल ताकेमा, ये क्या है? इसके जनरल होते हैं, यहाँ के जापान के जनरल हैं।
यानी मिलिट्री का जो जनरल होता है वो, और कुछ अदर लोग हैं, नेबर्स हैं, उसके घर में काम करने वाले, हाना के घर में काम करने वाले सर्वेंट्स एंड मेड्स हैं। अभी जो डॉक्टर सडाओ है, जापानीज सर्जन एजुकेटेड इन अमेरिका, ये जापान के सर्जन हैं लेकिन इन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की थी, अमेरिका में की थी। एकदम काइंड है, इंटेलिजेंट है और एकदम ह्यूमन है। सेव्स द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर, किसकी ये मदद करते हैं, एक एनिमी सोल्जर, यानी अमेरिका से एक सोल्जर इनके यहाँ आ जाता है तो उसकी ये मदद करते हैं। हाना कौन है, इनकी वाइफ है, एकदम लॉयल है और सपोर्टिव है। हेल्प करती है किसकी, सडाओ की, केयर ऑफ द वुंडेड सोल्जर, ये भी जो घायल जो सोल्जर इनके पास में आता है तो उनकी ये हेल्प करती है उसको ठीक करने में। अभी टॉम कौन है, अमेरिकन प्रिजनर है, फाउंड इंजर्ड ऑन द शीशोर, यानी समुद्र के तट पे क्या है, ये क्या है, एकदम घायल अवस्था में मिलता है। रिप्रेजेंट्स द एनिमी, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है टॉम, एनिमी को, यानी किसका, हमारे दुश्मन देश का है, ऐसा सोचते हैं वो, तो ये क्या उनके लिए एक शत्रु होता है। अब जो जनरल टाकीमा है वो क्या है, पावरफुल मिलिट्री ऑफिसर है। वैल्यू सडाउस मेडिकल स्किल, अभी जो सडाओ है, जो डॉक्टर सडाओ है, काफ़ी क्या है, एकदम इनकी जो वैल्यूज़ है उनकी क्या है, मेडिकल स्किल्स की काफ़ी वैल्यू करते हैं। और वो सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करते हैं, अगर इन द टर्म्स ऑफ मेडिकल टर्म्स, किस पे, डॉक्टर सडाओ पे। प्रोमिसेस टू रिमूव टॉम बट डज नथिंग, मतलब ये जो डॉक्टर सडाओ है जनरल को सारी चीज़ें बता देते हैं लेकिन ये उसको हटाने की जगह क्या कर देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अब अदर पीपल्स कौन है, नेबर्स हैं यहाँ पे, सदर्न पीपल हैं। रिप्रेजेंट सोसाइटीज़ प्रेशर एंड प्रेजुडाइसेस। अब इसकी ये जो समरी है और इसकी जो थीम है और जो सिंबल्स हैं और ये मैसेज अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो, द स्टोरी इज सेट इन जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। डॉक्टर सडाओ होकी, अ फेमस सर्जन, लिव्स विद हिज वाइफ हाना नियर द शीशोर। ये देखो एकदम एक आइलैंड सा है, आइलैंड के इस तट पे कौन रहता है, ये डॉक्टर सडाओ है और ये उनकी वाइफ है हाना, और इनको यहाँ पे कौन मिलता है, टॉम मिलता है एकदम घायल अवस्था में। वन नाइट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक दिन तूफान के टाइम पे, दे हियर अ क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम द सी। दे फाइंड एन अमेरिकन सोल्जर वॉश्ड एशोर बैडली इंजर्ड एंड अनकॉन्शियस, यानी बेहोश अवस्था में मिलता है। डॉक्टर सडाओ रिकॉग्नाइजेज दैट ही इज़ द एनिमी, वो उसके जो ड्रेस के जो अटायर होता है उसे देख के पता लगा लेते कि ये तो क्या यूएसए से बिलोंग करता है, क्या हमारे दुश्मन है। बट एज अ डॉक्टर, लेकिन वो क्या होते हैं, एक डॉक्टर भी होते हैं। ही कैन नॉट रिफ्यूज़ टू हेल्प, तो वो क्या उसकी मदद करने से मना नहीं कर पाते हैं। ही एंड हाना टेक द सोल्जर्स इन टू हाउस एंड नर्स हिम बैक टू लाइफ, यानी क्या करते हैं, उसको अपने घर में लेके जाते हैं और उसका क्या है, टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। द सोल्जर्स नेम इज़ टॉम, उस सोल्जर का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, टॉम। ही इज़ अ प्रिजनर ऑफ वॉर हु हैड एस्केप फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट शिप दैट वॉज टॉरपेडोडेड। सडाओ ऑपरेट्स ऑन टॉम्स इंजर्ड लेग, यानी इसका जो पैर होता है उसमें गोली लग जाती है, घायल हो जाता है, उसको क्या करता है, वो ठीक करने की कोशिश करता है। एंड टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिम, और क्या है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है। ही नोज़ दैट इफ़ द अथॉरिटीज़ केम टू नो अबाउट इट, उसे ये जो डॉक्टर सडा उसको पता होता है कि अगर अथॉरिटीज़ को पता चला कि उन्होंने क्या है कि अपने दुश्मन देश के एक सैनिक को क्या है अपने घर में रखा हुआ है और उसकी क्या मदद कर रहे हैं, तो उनको क्या पनिश भी किया जा सकता है फॉर हेल्पिंग एन एनिमी। मैनी जापानीज़ पीपल बिलीव दैट जापानीज़ आर सुपीरियर एंड वेस्टर्न आर इन्फीरियर। जो जापानीज़ लोग होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और जो वेस्ट यानी पश्चिम के जो लोग हैं उनको इन्फीरियर मानते हैं। बट सडाओ डज नॉट शेयर दिस हेटेड, लेकिन जो डॉक्टर सडाओ है वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। ही ट्रीट्स टॉम एज अ ह्यूमन बींग, जो टॉम को वो किसकी तरह ट्रीट करते हैं, एज अ ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करते हैं। वो ये जो नफरत वाली चीज़ें होती हैं इनमें नहीं पड़ते हैं, वो किसी को सुपीरियर इन्फीरियर नहीं मानते। सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म होता है। When Tom recovers, he tried to thank Sadao, but Sadao tells him that he only did his duty as a doctor. अब देखो टॉम ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद में वो डॉक्टर जो सडाओ उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन जो डॉक्टर सडाओ बोलते हैं कि ये तो क्या मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ। ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट ही मस्ट एस्केप एज स्टेइंग देयर विल एंडेजर दैम बोथ। उसे बोलता है कि है ना तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे रुकना तुम्हारे लिए भी खतरे की बात है और मेरे लिए भी खतरे की बात है। डॉक्टर सडाओ राइट्स अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड अरेंज अ बोट फॉर टॉम। तो टॉम के लिए क्या करते हैं, वो एक बोट अरेंज करते हैं और एक लेटर लिखते हैं। जनरल टाकेमा, अ हाई रैंकिंग ऑफिसर, विजिट सडाओ। ही केम टू नो दैट एन एनिमी सोल्जर्स वॉज ब्रॉड टू सडाउस हाउस। अब ये क्या है, ये जो सडाओ, ये जो जनरल है इसको पता चल जाता है कि जो डॉक्टर सडाओ उसने किसकी हेल्प की है, एक एनिमी सोल्जर्स की हेल्प की है। ही प्रेजेज सडाओ पेट्रोटिज्म एंड स्किल एंड सेज दैट सच अ मैन एज अ सडाओ कैन सेव जापान। वो बोलते हैं उनकी जो देशभक्ति है ना उसको क्या है एकदम
प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी स्किल, यानी जो डॉक्टर की जो स्किल है उसकी प्रशंसा करते हैं। और क्या कहते हैं, दैट जो ऐसा सच अ मैन एज सडाओ कैन सेव जापान, मतलब ऐसा व्यक्ति ही जो हमारे क्या है जापान को बचा सकता है। ही सेज ही विल गिव ऑर्डर टू रिमूव द एनिमी बट ही डज नॉट डू एनीथिंग, मतलब वो जो जनरल है, जब ये डॉक्टर सडाओ उसको बता देता है सारी चीज़ें कि है ना देखो ऐसा ऐसा है, हमारे पास में एक एनिमी सोल्जर है, उसकी क्या मैंने उसके पैर में गोली लगी थी और वो एकदम बेहोशी हालत में मिला था, लेकिन मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, तो अब आप है ना, मतलब उसने देखो अपना फ़र्ज भी निभा दिया। वो यहाँ क्या बोलता है कि अब है ना आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, जनरल से बोलता है, लेकिन जनरल जो होता है ना वो कुछ भी नहीं करता है। बट ही डज नॉट डू एनीथिंग, ही ओनली वॉन्ट्स टू यूज़ सडाओ फॉर हिज ओन बेनिफिट। लेकिन जो डॉक्टर था ना वो तो सिर्फ क्या है अपने काम के लिए उसको यूज़ करता है, वो भूल भी गया था कि उसे अच्छा ये काम भी करना था, यानी उसको एनिमी को पकड़ना था। दैट नाइट सडाओ एंड हाना हेल्प टॉम एस्केप इन बोट अरेंज फॉर हिम। अब क्या होते हैं, मतलब ये एक बोट अरेंज कर देते हैं किसके लिए, टॉम के लिए, और बोलते हैं कि तुम यहाँ से अब चले जाओ। टॉम बोज टू दैम एंड लीव्स। टॉम होता है क्या करता है, एक जैसे झुकना, मतलब एकदम उनको थैंक यू बोलता है और क्या है वहाँ से चला जाता है। सडाओ वॉचेज दैट बोट डिसअपियर इनटू डार्कनेस, वो उसका एक टॉर्च देता है, मतलब उसको बोलता है कि अगर तुम इसको वो करोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि अभी तुम सेफ़ नहीं हो, लेकिन जैसे ये रोशनी आना बंद हो जाएगी तो मैं ये समझ लूँगा कि तुम क्या है एक सेफ़ जगह पे पहुँच चुके हो। द नेक्स्ट डे जनरल टाकीमा अगेन प्रेजेस सडाओ। दूसरे दिन क्या होता है, जो जनरल होता है वो दोबारा से किसको प्रेज करता है, सडाओ को, बट सडाओ इज साइलेंट, लेकिन जो सडाओ है वो साइलेंट रहता है। ही फील्स दैट ही हैज़ डन वॉट वॉज राइट, उसे लगता है कि है ना मतलब मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा। ही कुड नॉट हेट अ फेलो ह्यूमन बीइंग, वो नफरत नहीं कर सकता किसी एक ह्यूमन बीइंग से। ही बिलीव्स दैट ह्यूमैनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन पेट्रियोटिज्म, और उसे लगता है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देशभक्ति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, 3 कैरेक्टर है इसमें जो मेन है। अब देखो डॉक्टर, इसकी समरी देखते हैं। डॉक्टर सडाओ एंड हाना फाइंड एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर नियर देयर हाउस। दो अमेरिका एंड जापान आर एनिमीज, सडाओ डिसाइड टू सेव द सोल्जर्स लाइफ, उसकी लाइफ बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि जापान और अमेरिका क्या है आपस में दुश्मन है। ही परफॉर्म्स एन ऑपरेशन एंड ट्रीट्स हिम सीक्रेटली। सडाओ फेसेस प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी एंड रिस्क पनिशमेंट, यानी जो उसके घर में काम करने वाले जो मेड्स और सर्वेंट्स होते हैं ना वो भी छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो क्या एक एनिमी की हेल्प कर रहे होते हैं। फाइनली ही हेल्प्स टॉम एंड एस्केप सेफली, यानी उसकी हेल्प करते हैं टॉम की और उसको क्या है वहाँ से निकलने में मदद करते हैं। द स्टोरी एंड्स विद सडाओ रिफ्लेक्टिंग ऑन ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। अभी जो ऐसे है, जो स्टोरी है किस पे एंड होती है कि जो पेट्रोटिज्म है उसे भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, यानी मानवता इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यहाँ पे सिम्बल्स, जो सी है ना वो किसका सिंबल है, ब्रिंग्स द वुंडेड सोल्जर टू सडाओ, सिंबल ऑफ फेट एंड चेंज। अब ये किस्मत थी, किसको रिप्रेजेंट करता है ये सी सिंबल को, किसको, फेट एंड चेंज को, बदलाव को। हाउस रिप्रेजेंट सेफ्टी एंड शेल्टर, ऑपरेशन सिम्बलाइज ह्यूमैनिटी एंड द डॉक्टर्स एथिकल ड्यूटी। अब एज अ डॉक्टर उसकी एथिकल ड्यूटी थी, मॉरल ड्यूटी थी कि उसको क्या एक की कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास इंजर्ड और वुंडेड है तो उसका जो धर्म है वो क्या है उसकी रक्षा, मतलब उसको सेव करना है। अब थीम्स क्या निकल के आती है, ह्यूमैनिटी एवं नेशनलिटी, यानी जो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति से पहले क्या है ह्यूमैनिटी। ह्यूमन वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन नेशनल हेट्रेड, यानी जो आपस में जो द्वेष है देशों के बीच में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ह्यूमन वैल्यूज़। कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड कंपैशन, अब देखो ड्यूटी और कंपैशन के बीच में, कंपैशन का मतलब है करुणा, दया, इसके बीच में स्ट्रगल को दिखाया है। सडाओ स्ट्रगल्स बिटवीन लॉयल्टी टू हिज कंट्री एंड द ड्यूटी एज अ डॉक्टर। वॉर एंड इट्स इफेक्ट, इसमें क्या है जो वॉर है उसके इफेक्ट को दिखाया है। वॉर क्रिएट्स हेटेड एंड डिवीजन अमंग पीपल, जो युद्ध होते हैं ना वो क्या करते हैं, सिर्फ नफरत फैलाते हैं और क्या लोगों को अलग करते हैं। मॉरल करेज दिखाया है, देखो डॉक्टर सडाओ ने कितना ब्रेव डिसीजन लिया था कि उन्होंने अपने एनिमी सोल्जर्स को, अपने जो दुश्मन देश था उसके सोल्जर्स की क्या है उसने मदद की थी। रेसिज्म एंड प्रेजुडाइसेस हाईलाइट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। अब इसका मैसेज देखते हैं, ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन नेशनलिटी। ऑथर कौन है, पर्लेस वर्क, इसकी सेटिंग कब की है, जापान में है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। प्रोटेगोनिस्ट कौन है, डॉक्टर सडाओ की, उनकी वाइफ है हाना। सोल्जर का नाम क्या होता है, टॉम, अमेरिकन सोल्जर होता है, ठीक है। पेट्रियोटिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी और नेशनलिटी। नोबेल प्राइज कब मिला था इनको, 1938 में। ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी है और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थर्ड पर्सन नैरेटिव है। द एनिमी इज अ स्टोरी ऑफ डॉक्टर सडाओ हु चूजेस ह्यूमैनिटी ओवर हेटेड बाय सेविंग द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड।
ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु अल्टीमेटली वॉश्ड द वुंडेड सोल्जर बिफोर द सर्जरी व्हेन द मेड रिफ्यूज्ड। अब देखो, उस जो टॉम है, टॉम को जब लाया जाता है तो वो क्या एकदम गंभीर हालत में होता है, उसके मतलब जख्मी हो रखा होता है, वो खून निकल रहा होता है। तो जो उसकी मेड होती है ना, वो मना कर देती है उसको साफ़ करने से, क्योंकि कौन होता है वो, एक अमेरिकन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो उसकी मेड होती है उसका नाम होता है यूमी, ठीक है। वो मना कर देती कि मैं तो इसको क्या है साफ़ नहीं करूँगी। तो हाना को इस चीज़ का बुरा भी लगता है, लेकिन वो क्या करती है, खुद इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और वो जो वाइट मैन है यानी सोल्जर है उसको क्या है साफ़ करती है ऑपरेशन से पहले, यानी उसको एकदम क्लीन करती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, हाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी डिड डॉक्टर सडाउ सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट द बुलेट। अब देखो, उसकी जो गोली कहाँ पे लगी होती है, लंग्स में लगी होती है, नहीं। किडनी में, नहीं। नियर द हार्ट, नहीं। किस में, लेफ्ट थाई में, उसके पैर में गोली लगी होती है, तो उसको क्या है वो निकाल देता है। सॉरी, किडनी की क्लोज होती है, जो उसको जो गोली लगती है ना, किडनी के एकदम क्लोज लगती है, लेकिन वो किडनी को टच नहीं करती है, तो यानी उसको ज़्यादा हार्म नहीं होता है। तो कहाँ पे लगती है उसके, किडनी, क्लोज टू द किडनी, ठीक है। पर्ल एस बक वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर। कौन से ईयर में उनको नोबल प्राइज़ मिलता है, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन प्रोफेसर एट हुज हाउस डॉक्टर सडाउ एंड हाना मेट। अभी जो हाना और जो सडाउ है वो कहाँ पे मिलते हैं, मतलब जो डॉक्टर सडाउ अमेरिका जाता है ना पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई वहीं से करता है, तो वहाँ पे क्या ये हाना से मिलता है, वहीं पे इनको प्यार होता है, वहीं से ये शादी कर लेते हैं। पहले तो इसके जो फादर होते हैं वो मानते नहीं हैं, लेकिन क्या है उनको ये बाद में कन्विंस कर लेता है। तो उस प्रोफेसर का नाम क्या था, प्रोफेसर हार्लो, ठीक है। वाई डिड द जनरल, देखो जब आप पूरा टेक्स्ट पढ़ोगे ना तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट वहाँ से समझ में आएगा। ये सिर्फ समरी है और मतलब 50 to 60% यहाँ से कवर हो सकता है। देखो ये जो छोटे छोटे प्रोज है ना बहुत छोटे हैं, इनकी एक बार रीडिंग तो आप लगा लो। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको है ना 3 से 4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पूरे ये जो 6 ऐसे मतलब जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, प्रोज है, उस सेक्शन को कवर करने में। आपको टेक्स्ट पढ़ लेना चाहिए। एग्ज़ाम में अगर आप कोई डीप क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ से इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द जनरल फॉरगेट हिज प्रॉमिस टू सेंड अ सेंस टू डॉक्टर सडा हाउस। अभी जो डॉक्टर सडाओ है ना वो बता देता है जनरल को कि ना ऐसे ऐसे बात है और मैंने उसको अपने पास रखा हुआ है, लेकिन क्या है जो जनरल है वो भूल जाता है अपने प्रॉमिस को कि वो क्या भेजेगा, कुछ सोल्जर्स भेजेगा जो कि क्या उसको ले जाएंगे वहाँ से। ही वॉन्टेड टू ट्रैप सडाउ लेटर, क्या वो उसको बाद में पकड़वाना चाहता था, नहीं। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर इलनेस एंड अब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन हेल्थ क्राइसिस। ही सेक्रेटली सिंपैथाइज विद अमेरिकन कॉज, जो जनरल होता है उसको क्या अमेरिकन के लिए सिंपैथी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। द मिलिट्री हाई कमांड ओवर रूड इज अथॉरिटी, बिल्कुल नहीं। वो क्या होता है, उसकी खुद की तबीयत क्या ख़राब होती है और वो डॉक्टर सड़ाओ पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता है, तो वो क्या अपनी खुद की जो बीमारी होती है उसमें ही क्या है उलझ के रह जाता है, इसलिए वो भूल जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट टेक्स्ट वॉज रिटन ऑन द बैटर्ड कैप ऑफ द वुंडेड सोल्जर। अब देखो जो टॉम है ना किसको मिलता है, हाना को, डॉक्टर सडाओ को मिलता है। उसने क्या कैप पहन रखी होती है, किसकी होती है वो, यूएस आर्मी की होती है, यूएस नेवी की होती है, रॉयल नेवी की होती है या मराइन क्रॉप्स की होती है। बताओ कहाँ से था वो, यूएस नेवी से। वेयर वॉज डॉक्टर सडाओ की स्टोन्स हाउस बिल्ट। बताओ उनका घर कहाँ पे बना हुआ था, इन द माउंटेन्स ऑफ टोक्यो, टोक्यो के माउंटेन्स में। ऑन अ रॉकी जापानीज कोस्ट, कहाँ पे था, एक तट पे था। नियर एन अमेरिकन नेवल बेस, नहीं। इन अ क्राउडेड सिटी लेन, एक कहाँ पे था, एक आइलैंड टाइप यानी कोस्ट यानी समुद्र के तट पे था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वॉट प्लान डिड द ओल्ड जनरल ऑफर टू क्वाइटली गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर्स। बताओ क्या बताता है वो, टू पॉइजन द प्रिजनर्स फूड, उसके फूड में क्या कर देना, जहर मिलाने के लिए बोलता है, नहीं। टू स्टेज अ मॉक एस्केप एंड शूट हिम एट द सी, मतलब उसको यहाँ से भगा दो और उसको कहाँ पे, मतलब उसका एनकाउंटर करने के लिए बोलता है, नहीं। टू हैंड हिम ओवर टू द मिलिट्री पुलिस डायरेक्टली, नहीं। टू सेंड हिम प्राइवेट असेंस टू किल हिम एंड रिमूव द बॉडी, किसके लिए बोलता है कि वो क्या है अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनको भेज देगा और उसका क्या है वो मर्डर कर देंगे और बॉडी को डिस्पोज कर देंगे। फॉर विच फेमस नॉवेल डिड पर्ल एस बर्ग विन द
पुलिट्जर प्राइज़ इन 1932, 1932 में इनको बताओ किस वर्क के लिए अवार्ड मिलता है? द गुड अर्थ के लिए इनको अवार्ड मिलता है। ये आप क्वेश्चन ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पुलिट्जर अवार्ड किसके लिए मिलता है 1932 में? द गुड अर्थ के लिए। ये इनका बेस्ट सेलर बनता है इस वजह से। वॉट इंस्ट्रक्शंस डिड सडाओ गेव टू टॉम रिगार्डिंग सिग्नलिंग विद द फ्लैश लाइट? अभी जो उसको टॉर्च देता है ना, एक फ्लैश लाइट देता है किसको? टॉम को। जब वो उसको वहाँ से भगा रहा होता है तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन देता है? फ्लैश इट वंस एट सनसेट इफ़ फूड वॉज रनिंग आउट। अगर तुम्हारे पास ऐसे फूड की कमी हो जाती है तो इसको क्या एक बार फ्लैश करना, ऐसा बोलता है वो? नहीं। नेवर यूज़ द फ्लैश लाइट अनलेस इट वॉज एब्सोल्यूट डार्क मिडनाइट। नहीं। फ्लैश इट ट्वाइस इफ़ ही वॉज स्टिल सेफ ऑन द आइलैंड। इसको क्या है? 2 बार मतलब इसको फ्लैश करना अगर वो सेफ पहुंच जाता है आइलैंड पे, ये भी नहीं। फ्लैश इट ट्वाइस एट सनसेट इफ़ ही नीडेड फूड एंड वंस इफ़ ही वॉज ओके बट स्टिल देयर। तो ऑप्शन क्या है इसका? डी है। मतलब इसको अब सनसेट के टाइम ही क्यों बोलता है? क्योंकि उस टाइम थोड़ा दिन होता है तो उसको इजीली स्पॉट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर रात में वो करता यानी फ्लैश करता तो क्या उसको पकड़ा जा सकता था। तो वो क्या एडवाइस देता है कि इसको 2 बार फ्लैश करना है, कब? सनसेट के टाइम पे, अगर उसको किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। एंड वंस, एक बार करना है अगर वो क्या है एकदम ओके है बट स्टिल देयर, अगर वो वहाँ पे है। वाई डिड अ मैसेंजर इन यूनिफॉर्म अराइव एट डॉक्टर सडा हाउस ऑन द 7th डे आफ्टर द सर्जरी? बताओ उसके घर पे ना एक यूनिफॉर्म में एक कौन आता है? मैसेंजर आता है डॉक्टर सडाओ के घर पे। वो तो डर जाते हैं, पता नहीं क्यों आ गए, क्या इनको शायद खबर मिल चुकी है। बताओ किस लिए आता है? टू अरेस्ट डॉक्टर सडाओ फॉर हार्बोरिंग अ पीओवी, यानी जो अमेरिकन जो सोल्जर था उसकी हेल्प के लिए, उसने उसकी हेल्प की थी, इस वजह से उसको अरेस्ट करने आते हैं। टू सर्च द हाउस फॉर इलीगल शॉर्ट वेव रेडियोस, नहीं। टू इन्फॉर्म सडाओ दैट जनरल वॉज इन पेन एंड नीडेड हिम, जो जनरल होता है वो किस पे विश्वास करता है? सिर्फ डॉक्टर सडाओ पे विश्वास करता है। उसकी क्या थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है और वो किसको बुलाता है? डॉक्टर सडाओ को बुलाता है। तो ये इस चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए एक मैसेंजर आता है। स्टोरी देखो, क्वेश्चंस के थ्रू भी जो पॉइंट्स जो मिस हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। टू विच ब्रांच ऑफ मिलिट्री डिड द वुंडेड वाइट मैन बिलोंग? किससे बिलोंग करते थे? यूएस नेवी से। पर्लसबर्ग इज ऑल्सो वाइडली नोन फॉर हर चाइनीज नेम, बाय हर चाइनीज नेम। वॉट इज इट? बताओ उनका चाइनीज नेम क्या था? इनका नाम था साई ज़ेनजू। वेयर डिड सडाओ एंड हाना इनिशियली डिसाइडेड टू पुट द वुंडेड मैन टू हाइड हिम? तो उन्होंने सबसे पहले बताओ कहाँ पे सोचा कि इसको कहाँ पे हमें हाइड कर देना चाहिए? इन द टूल शेड, नहीं। इन द किचन एटिक, नहीं। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, नहीं। इन सडाउस ओल्ड फादर बेडरूम, यानी जो सडाओ के जो फादर थे उनकी क्या डेथ हो चुकी थी, उनका जो कमरा था वो हमेशा खाली पड़ा रहता था, तो उसको कहाँ पे वो ठीक करने की कोशिश करते हैं और कहाँ पे लेके जाते हैं? उनके अपने जो फादर का जो रूम होता है उसमें शिफ्ट कर देते हैं। वॉट डिड हाना मिस्टेकनली थिंक व्हेन शी फर्स्ट सॉ द यूनिफॉर्म मैसेंजर अराइव? जब वो एक मैसेंजर को देखती है ना तो उसको क्या उसके दिमाग में आता है? मतलब हाना क्या सोचती है उस टाइम पे? द जनरल हैड पास्ड, जब उसको लगता है कि शायद जनरल की डेथ हो चुकी है। द सर्वेंट्स हैड कम बैक, या फिर उसे लगता है कि सर्वेंट्स आ चुके हैं। द पुलिस हैड कम टू अरेस्ट देम, और उसे लगता है कि जो पुलिस है उसको उनको अरेस्ट करने के लिए आई, क्योंकि वो किसकी मदद कर रहे थे? एक अमेरिकन सोल्जर की। द वॉर हैड फाइनली एंडेड, तो मैसेंजर गलती से वो क्या सोचते हैं कि जो पुलिस है उनको अरेस्ट करने के लिए आई हुई है। अपने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। फॉर हाउ मैनी नाइट्स डिड डॉक्टर सडाओ रेस्टलेसली वेट फॉर जनरल्स प्राइवेट असेंस टू अराइव? अब देखो जनरल ने बोला था कि है ना मैं अपने जो प्राइवेट जो असेंस है उनको तुम्हारे पास भेजूंगा, वो क्या है रात में आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे वहाँ से, उसका मर्डर करके, और उसको क्या है उसकी बॉडी को एस्केप कर देंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या है मतलब रात को वो सोता नहीं है, वो सोचता है कि उसको थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना तो उसको लगता है कि असेंस आएंगे और उसको वहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो रूम में जाता है सुबह उसको देखता है, टॉम को देखता है, तो टॉम तो वहीं होता है। तो ऐसा कितने दिन तक चलता है ऐसा?